अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। साथी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की ख़बरें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। कुछ ख़बरें बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, खुशखबरियों से भरपूर हैं, और कुछ ख़बरें ऐसी हैं जो कि बहुत ही दुख भरी हैं। कुछ बहुत ही बुरी ख़बरें हैं जो कि आज आपको मायूस भी कर सकती हैं, इसलिए एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। लेकिन आज के व्लॉग की जो पहली ख़बर मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जनाब, वो एक ऐसी ख़बर है कि जो कुछ दिन पहले मुझे जब पता चली तो मैं बड़ी हैरान हुई, और मुझे लगा कि इमरान खान के जो तनकीद करने वाले उनके मुखालफीन हैं, शायद उन्होंने ये झूठी खबर बना ली है, इस खबर में कोई वज़न नहीं होगा। आप लोगों ने सुना ही होगा कि इमरान खान ने ये कहा है कि जनाब उनको जेल के अंदर हकूक़ ज़ौजियत अदा करने के लिए अपनी बीवी के साथ हर रोज़ इतने घंटे चाहिए होते हैं, और वो घंटे उनको मुयस्सर नहीं हैं। ये बात सुन के मेरे कानों में से धुआं निकल आया। मुझे लगा ऐसा नहीं हो सकता, ये बात झूठी होगी, शायद मुखालफिन ने ऐसी बात बना ली होगी। बल्कि आपने सुना होगा कि पिछले दिनों, बल्कि जब इमरान खान जो हैं वो खुद प्राइम मिनिस्टर थे, वो क्या कहते थे, ओए मैं तुम्हारी मूंछों से पकड़ के खींचूंगा, किसी को कहते थे कि मैं चूहे वाली खिड़की में तुम्हें डाल दूंगा, ओए नवाज शरीफ तुम्हारी मैं एसी उतार दूंगा, तो तुम्हें मैं घसीटूंगा, तो तुम्हारा मैं क्या क्या कुछ करूंगा। आज वो इमरान खान का लेवल चेक करेंगे, बुशरा बीबी के साथ हकूक़ ज़ौजियत अदा करने के लिए उनको कितना टाइम चाहिए। अब ये ख़बर जनाब निकली है बिल्कुल सच्ची। खान साहब और बुशरा बीबी के जेल में हक़ ज़ौजियत की अदायगी के लिए दायर दरख्वास्त के ऊपर नोटिस जारी हो चुके हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी बुशरा बीबी और खान साहब के जेल में हकूक़ ज़ौजियत की अदायगी के लिए तन्हाई में मुलाकात कराने के लिए एक शहरी की जानिब से दायर दरख्वास्त के ऊपर कमिश्नर इस्लामाबाद, हुकूमत पंजाब, IG जेल खाना जात और जेल सुपरिटेंडेंट को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। बहरहाल जनाब इसके लिए इतना ही, आगे चलते हैं अगली ख़बर पे। तो जनाब जो पहली ख़बर आपके साथ शेयर करनी है वो ज़रा दुख भरी ख़बर है, और बड़ी तकलीफ़ हुई है ख़बर सुन के। लेकिन बख्शी बख्शाई रूहें भी होती हैं जिनको सारी ज़िंदगी अल्लाह के दर पे वो बैठे होते हैं और वहाँ पर वो सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं, तो इससे बड़ी कोई खुश नसीबी भी नहीं होती। ख़बर आप तक पहुँच गई होगी, सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अज़ीज़ जो हैं उनका इंतकाल हो गया, और सऊदी प्रेस एजेंसी जो है उनके मुताबिक उन्होंने कहा कि रॉयल कोर्ट ने मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अज़ीज़ अब्दुल्ला अल शेख की मंगल की सुबह जो है वो वफ़ात का ऐलान कर दिया, और फिर उसके बाद उनकी जो नमाज जनाजा है वो बाद नमाज असर रियाज़ के अंदर इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला मस्जिद के अंदर जो है वो अदा की जाएगी, ऐसा कहा गया। और फिर उनके इंतकाल से मुतल्लिक़ बयान जारी किया गया, जिसमें ये कहा गया कि उनके इंतकाल से ममलुकत और मुस्लिम दुनिया में जो एक मुमताज़ आलिम है वो उनसे महरूम हो गई है। तो मैं तो यकीन करें ये अल्फाज भी नहीं बोल रही कि अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, क्योंकि ऐसे लोग जिनका नसीब ही ये है कि वो वहाँ पर सारी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो यकीनन वो अल्लाह के पसंदीदा लोगों में से होंगे। अल्लाह ताला उनको जन्नतों में जो घर देगा, मेरी बस इतनी दुआ है कि वो जो आला से आला उनका मकाम है, जन्नतुल फिरदौस है, अल्लाह ताला उसमें उनको आला से आला मकाम अता फ़रमाए। तो चलिए जनाब ये ख़बर जो है इसके वाले से आपको बताना था, और शहबाज शरीफ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इसके ऊपर इज़हार ताज़ियत किया है। खबर जनाब कल के व्लॉग में मैंने आपको दी थी, और मैंने आपको ये बताया था कि 6 मुस्लिम ममालिक ऐसे हैं जिनकी ट्रंप के साथ मुलाकात होने जा रही है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान भी शामिल है। अब मज़ेदार बात यह है और अच्छी ख़बर यह है कि इस वक्त जब ये व्लॉग मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि जब तक आप ये व्लॉग सुबह के टाइम देखेंगे तब तक ये मुलाकात ख़त्म हो चुकी होगी, लेकिन इस वक्त अमरीकी सदर और इस्लामी ममलुकत के जो सरबराहान हैं 6 ममालिक के, उनकी मुलाकात जो है वो इस वक्त जारी है, और कुछ रहनुमा जो हैं वो बातचीत किए बगैर ही बताया जा रहा है कि रवाना हो चुके हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से न्यूयॉर्क में अमरीकी मुल्कों के सरबराहान जो है उनसे मुलाकात हो चुकी है, जहाँ बेसिकली इनका जो मकसद था वो गज़ा के ऊपर बात करना था कि गज़ा के अंदर ये जो नस्ल कशी जारी है ये ख़त्म होनी चाहिए, और इसको लीड कर रहा था पाकिस्तान। अब गज़ा समेत मशरिक़ वुस्ता की पूरी जो सूरत हाल है उसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू हुई। अमरीकी सदर के साथ मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत जो मुस्लिम ममालिक इसमें शामिल थे उनके नाम आपको बता देती हूँ। एक इसमें टर्की शामिल था, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, मिस्र, उर्दन, कतर और इंडोनेशिया के सरबराहान जो हैं वो इसमें शामिल थे। अमरीकी सदर ने मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान कहा कि आप सब ने बेहतरीन काम किया जो कि काबिल तारीफ़ है। इस्लामी मुल्कों के सरबराहों से मुलाकात मेरे लिए एक एज़ाज़ की बात है। ट्रंप ने गज़ा के हवाले से बात करते हुए कहा कि हम गज़ा में जंग का ख़ात्मा चाहते हैं।
अमरीकी सदर और मुस्लिम रहनुमाओं के दरमियान जो मज़ीद तफसीलात हैं वो सामने फ़िलहाल नहीं आई, लेकिन मुलाकात के बाद कुछ रहनुमा जो हैं जब वो हॉल से बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि मतलब जब उनसे बातचीत हुई कि जनाब मीडिया को आप कोई अपनी ब्रीफिंग दें, आप बताएं कि आप लोगों की आपस में क्या डील हुई है, क्या बातचीत हुई है, तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया और वो बिना तफसीलात बताए हुए वहाँ से चले गए। पाकिस्तान एक के बाद एक छक्का मारता चला जा रहा है। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ डिफेंस डील को तय करने के बाद जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, पाकिस्तान का भारत से जंग जीत जाना और फिर उनके 6 के 6 जेट्स को गिरा देना, ट्रंप का बार बार भारत की जंग का ऐलान करना कि जनाब उनकी जंग हमने रुकवाई, और बार बार ट्रंप का ये ऐलान करना कि 6 नहीं बल्कि पाकिस्तान ने भारत के 7 तैयारे गिराए हैं, और उसके ऊपर मोदी की खामोशी, और फिर भारत का अब ये जो दर्द है सऊदी अरब के साथ जो पाकिस्तान की डील हुई है, और अब फाइनली 6 ममालिक के सरबराहान का ट्रंप के साथ मिलना और गज़ा के ऊपर बात करना और ट्रंप का तारीफ़ करना। सोचिए कि पाकिस्तान के दुश्मनों को इस वक्त कितनी आग लगी होगी। इसके साथ ही एक और बहुत बड़ी खुशखबरी जो कल के ब्लॉग में भी मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने गज़ा को, फ़लस्तीन को बाकायदा तौर पे रियासत के तौर पे तस्लीम कर लिया। अब मज़ेदार ख़बर यह है कि फ्रांस वो मुल्क जो मैक्रों, जहाँ पर आपने देखा कि कितनी आसानी के साथ जो है वो तौहीन मज़हब किया जाता है, जिसको सपोर्ट करते हैं वहाँ पे वो लोग, कार्टून्स बनाते हैं। अब जनाब फ्रांस ने भी फ़लस्तीन को बतौर इस्लामी रियासत के तौर पे तस्लीम कर लिया है, और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि वो तमाम ममालिक जो फ़लस्तीन को रियासत के तौर पे तस्लीम नहीं करते थे वो बारी बारी जो हैं वो अब तस्लीम कर रहे हैं। फ्रांस के सदर मैक्रों जो हैं उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जो जनरल असम्बली है उसमें इजलास के दौरान कहा कि फ़लस्तीन को हम बतौर रियासत तस्लीम करने का बाज़ाब्ता ऐलान करते हैं। ये कितनी बड़ी ख़बर है, और वो भी अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर खड़े होकर। ये है वो फ़तह जिसका मेरे ख़्याल से मुझे लगता है क़यामत बिल्कुल करीब है, क्योंकि क़यामत की जो जो निशानियाँ बताई गई थी ना, यकीन करें कि उनमें से कितनी सारी तो पूरी होते हुए दिखाई दे रही हैं। जैसा कि कल के ब्लॉग में मैं आपको बता चुकी थी कि बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अब पुर्तगाल ने भी फ़लस्तीन को रियासत के तौर पे जो है वो तस्लीम कर लिया है। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि ट्रंप ने भी अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जिसने दुनिया के अंदर आग लगा दी है। उन्होंने कहा है कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना हमास के लिए एक इनाम है। गज़ा में फ़ौरी तौर पे जंग बंदी होनी चाहिए, और जंग बंदी का नाम जैसे ही ट्रंप ने लिया है, बेशक मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि ये थोड़ा सा डबल पॉलिसी चल रही है या जो कुछ भी है, लेकिन फिर भी वहाँ पर खड़े होकर ये बात करना कोई छोटी बात नहीं है। एक और बड़ी मज़ेदार ख़बर वो ये कि ट्रंप ने जब से पाकिस्तान ने जंग जीती है भारत से, ट्रंप ने जो मिट्टी पलीत की है ना भारत की, वो तो कमाल हो गया है। अब की बार ट्रंप अक़वाम मुत्तहिदा में भी भारत की हार का जिक्र करना नहीं भूले। उन्होंने क्या कहा मैं आपको बताती हूँ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में भी आलमी रहनुमाओं के सामने पाक भारत जंग बंदी का जिक्र छेड़ा। जनरल असम्बली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका को आलमी मंजरनामे पर एक बार फिर इज़्ज़त व तकरीम मिल रही है, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी उन्होंने करवाई, और पाक भारत जंग समेत 7 जंगें उन्होंने रुकवाईं। ये 7 जंगें इन ममालिक के कायदीन से बात करके उन्होंने रुकवाईं, और इन जंगों को रुकवाने में अक़वाम मुत्तहिदा भी उनके साथ शामिल नहीं था। उनका कहना था कि सोचता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा को बनाने का मकसद क्या था। और मज़ेदार बात यह है कि जो उन्होंने बात की है भारत के ऊपर, अब जिस तरह से मोदी ट्रंप को अवॉइड कर रहे हैं, जो कहते थे अब की बार ट्रंप सरकार और अब की बार मोदी सरकार, उनकी वो मिट्टी प्लीद हो रही है। ट्रंप जहाँ बैठते हैं वहाँ पे बैठकर वो पाकिस्तान का जिक्र छेड़ देते हैं, क्योंकि असल में ट्रंप ये बदला ले रहे हैं भारत से। क्योंकि जब ये मीडिएशन की थी ट्रंप ने, तो ट्रंप के साथ जब बात हुई थी मोदी की, उसके बाद जिस तरह से इन्होंने वायलेशन की और जिस तरह से इन्होंने सब कुछ किया, उसके बाद से बातचीत नहीं हो रही है बाकायदा तौर पे ट्रंप की और मोदी की। उनकी बाज़ाब्ता तौर पे मुलाकात भी नहीं हो पा रही है। और फिर आपको पता है कि इसमें ट्रंप को क्या चीज़ बुरी लगी थी, जब इन्होंने आसिम मुनीर हमारे जो फील्ड मार्शल हैं उनको जब इन्वाइट किया था तो साथ में मोदी को भी बुलाया था ताकि इनके बीच में मीडिएशन कराई जा सके, लेकिन मोदी ने जाने से इनकार कर दिया था। उसके बाद से ट्रंप ने वो मिट्टी प्लीत किया भारत की कि वो तो आप लोग आए रोज़। मैं कहती हूँ कि अगर सिर्फ एक वीडियो बनाया जाए कि ट्रंप ने अब तक भारत के ऊपर कितने बयान दागे हैं, तो यकीन करें कि पूरा व्लॉग गुजर जाएगा, लेकिन उनकी स्टेटमेंट्स और टाइमिंग ख़त्म नहीं होगी। यहाँ पर मैं एक और चीज़ भी आपके साथ शेयर करूँ कि पाकिस्तान की जब से ये नई क़यादत आई है,
نئی قیادت سے مراد یہ کہ جب سے یہ ٹرائیو بنا ہے جناب ہمارے آرمی چیف کا شہباز شریف کا، تب سے ہماری یہ جو گورنمنٹ ہے، ہماری سی ایم پنجاب ہیں، یہ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں. لیکن ایک شخصیت ایسی ہے جس کو ہم اتنا زیادہ نہیں اس کا کریڈٹ دے رہے جو کام اس نے کر دکھایا ہے. میں بات کر رہی ہوں ہمارے نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی. اسحاق ڈار ہمارے پہلے وزیر خزانہ تھے، لیکن نو ڈاؤٹ کہ وہ جب وہ کام کر رہے تھے تو بہت اچھا کام کر رہے تھے. جب ان کو وزارت خارجہ ملی تو مجھے لگا کہ شاید ان کو بالکل زائل کر دیا گیا ہے، بس نائب وزیر اعظم نام کا بنا دیا گیا ہے، انہوں نے کیا کرنا ہے. لیکن یقین کریں کہ جتنا کریڈٹ ان کو جاتا ہے شاید ہی کسی کو جاتا ہو کہ پوری دنیا کے اندر پاکستان جب بھی کہیں جاتا تھا وہ کشکول والا ایک نیریٹو بنتا تھا. لیکن جب سے انہوں نے یہ پوری وزارت سنبھالی ہے، جس طرح سے پاکستان نے پوری دنیا کے اندر اپنا مقام بنایا ہے، پاکستان نے ریڈ کارپٹ سے پرپل کارپٹ تک کا جو ایک سفر کاٹا ہے، جس طرح سے دوسرے ممالک پاکستان کو اب جو ہے وہ ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں، اس میں اسحاق ڈار کا بہت بڑا کردار ہے. اچھا، اور اقوام متحدہ کے اندر انہوں نے بھی تقریر کرتے ہوئے صاف طور پہ یہ کہا ہے جناب، پچھلے دنوں ان کا اسرائیل سے متعلق بھی بڑا ایک دبنگ قسم کا بیان آیا، اور اب انہوں نے کہا کہ غزہ انسانیت کا مدفن بن چکا ہے اور سلامتی کونسل اور بین الاقوامی برادری فیصلہ کن اقدامات کرے، ایسا کہنا تھا اسحاق ڈار کا. اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ وہاں پر جا کر یہ بات کرنا. عمران خان کے سپورٹرز تو محض اس بات پہ عمران خان کو بہت داد دیتے رہے کہ جناب کوئی قادیانی کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، لیکن انہوں نے اقوام متحدہ کے اندر سپیچ بڑی زبردست کی تھی. لیکن بات یہ ہے کہ صرف سپیچ کر دینا اور ریئل ایفرٹس کر کے دکھانا اور پھر اس کے نتائج بھی مثبت طریقے سے سامنے آنا اصل بات ہوتی ہے یہ. تو اس کے لیے کریڈٹ بنتا ہے گورنمنٹ کا، ہمارا فرض ہے کہ ہم انہیں دیں. اچھا، جاتے جاتے ایک اور بڑی مزیدار خبر ہے جس کا خبر سے زیادہ مذاق بن گیا، اور وہ یہ تھا کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ چودھری شجاعت حسین، ہم سب کے ہر دل عزیز، وہ اپنی بیماری کی وجہ سے یا اپنی عمر کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس طرح سے وہ بات کرتے ہیں تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں کہ او جی مٹی پاؤ مٹی پاؤ. تو وہ مٹی پاؤ کے چکر میں جناب جی ان کا مذاق اس لیے بن گیا کیونکہ ان کے بارے میں یہ خبر آئی کہ چودھری شجاعت حسین جو ہیں وہ اب صدر بننے جا رہے ہیں کبڈی فیڈریشن کی. اور کبڈی فیڈریشن کی وجہ سے یہ مذاق اتنا سوشل میڈیا پہ آیا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ چودھری شجاعت حسین جو ہیں انہوں نے اس پوری خبر کے اوپر اپنا رد عمل دیا ہے. ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ میں 16 سال سے پاکستان کبڈی فیڈریشن کا صدر رہا ہوں اور کبڈی کو روایتی کھیل سے نکال کر عالمی نوعیت کی میں نے گیم بنایا تھا. میرے دور میں ہی کبڈی فیڈریشن نے وزیر اعظم کپ اور سیف گیمز جو ہیں وہ جیتی تھی. لیکن بات یہ ہے کہ ان کی عمر اور ان کی جو صحت ہے اب وہ تو اجازت نہیں دیتی کہ ابھی وہ کبڈی فیڈریشن کے صدر بن جائیں. بہرحال جو چودھری شجاعت حسین ہیں ان کے حوالے سے جو ترجمان کاف لیگ ہے انہوں نے اس کی تردید کی اور کہا کہ یہ خبر غلط ہے. لیکن کچھ خبریں یہ بھی آئی تھیں کہ دراصل چودھری شجاعت حسین نہیں بلکہ ان کے بیٹے کو آفر آئی ہے اور چودھری شجاعت حسین کا نام لگا کے جناب ان کی وہ میمز بنائی جا رہی ہیں سوشل میڈیا پہ. لوگ تو بس دیکھتے ہی نہیں ہے نا کہ خبر کی تصدیق کریں یا نہ کریں، خبر صحیح ہے یا غلط ہے، مذاق پہ مذاق جو ہے وہ بنانا شروع کر دیتے ہیں. اور ایک خبر جو آج کے ولاگ کی سب سے آخری خبر ہے وہ بڑی بری خبر تھی، اس لیے میں نے اس کو سب سے اینڈ پہ رکھا کیونکہ میں نے شروع میں اس لیے نہیں رکھا کہ میں نے کہا کہ بری خبریں اگر میں آپ کو شروع میں دے دوں گی تو اچھی بات نہیں ہے. خبر جناب یہ ہے کہ جہاں پاکستان جو ہے وہ اس کی معیشت کے بارے میں آئے روز میں آپ کے ساتھ خبریں شیئر کر رہی ہوتی ہوں کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے، پاکستان کو سری لنکا کے خواب بنانے والے جو لوگ تھے آج وہ پاکستان جو ہے مستحکم ہو رہا ہے. لیکن وہیں پر ایک عالمی بینک کی رپورٹ کے اکارڈنگلی بہت ہی شاکنگ فیکٹس آئے ہیں پاکستان کے بارے میں، جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں پچھلے 3 سال کے دوران غربت کی شرح میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے حکومتیں تو جو بھی کر رہی ہیں، ٹیکس لگا رہی ہیں یا جس طریقے سے بھی وہ اپنے پاکستان کو دیوالیہ پن سے باہر نکال کر لے کر آئے ہیں وہ تو ایک اچھی بات ہے، لیکن جو عام عوام ہے ان کے پاس مواقع نہیں ہے روزگار کے، اور اوپر سے سیلاب نے رہی صحیح ساکھ جو ہے وہ تو ویسے ہی پوری کر دی ہے. اب پاکستان میں گزشتہ 3 ماہ کے دوران جو غربت کی تشویشناک شرح ہے وہ بڑھ چکی ہے اور یہ شرح بڑھ کر جو ہے وہ 25.3% ہو گئی ہے. عالمی بینک کی جاری کردہ رپورٹ کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں قومی غربت کی شرح جو ہے وہ 2001 اور 2002 کے اندر جو ہے وہ کتنی تھی، 64% تھی، جبکہ اس میں مسلسل کمی ہوتی آ رہی تھی. سن 2020 سے دوبارہ بڑھنا شروع ہو گئی. 2022-23 میں غربت کی شرح جو ہے وہ 18.3% ہو گئی، جو کہ اب مالی سال 2025 اور 24 میں جو غربت کی شرح ہے وہ 25.3% تک جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. تو میرے خیال سے ہمارے جو ادارے ہیں ان کو سوچنا چاہیے عام عوام کے لیے بھی
کیونکہ کہا جاتا ہے نا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ لوگ نوکریاں لینے آئیں گے، پہلے لوگوں کو تو نوکریاں مل جائیں۔ بہرحال جناب یہ آج کا ویڈیو تھا، باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئیے کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ آپ کی کیا تجاویز ہیں، جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔